नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ जनाब, एक नया मुकदमा। मेरी कोशिश रहती है कि तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं आपके इर्द गिर्द, जो लेटेस्ट जजमेंट है, जो लेटेस्ट देश में चल रहा है, वह सबसे कानून कैसे प्रभावित होता है या कानून का उसमें क्या रोल है, ऐसे मुद्दों पर या इन मुद्दों के बहाने कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, इसकी रोचक जानकारी, इसकी ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। जी हाँ जनाब, तो आज का एक मुकदमा एक ऐसे ही ज्वलंत विषय पे है। मुकदमे का टाइटल है, क्यों भाई सांबा कितने आदमी थे रे। जी हाँ, गब्बर पूछ रहा है मुंबई में बैठा हुआ, क्यों भाई सांबा कितने आदमी थे। और कालिया इस वक्त गब्बर के कैंप से गुवाहाटी तक की यात्रा में मशगूल है, न जाने कब उसको सरदार गोली मार देगा। तो जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस की। मेरा पॉलिटिकल क्राइसिस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो चर्चा का विषय है, जो अहम विषय है संविधान के मद्देनज़र, वह है एंटी डिफेक्शन लॉ, वह है दल बदल कानून। और आज के इस एपिसोड में दल बदल कानून क्या है, महाराष्ट्र में यह कैसे अपना काम करेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, शिंदे जी सरकार बनाएंगे, भाजपा में शामिल होंगे कानून के तहत सुरक्षित रहने के लिए, या बाल ठाकरे अपनी गद्दी बचा पाएंगे, इन्हीं चीज़ों को हम इस एपिसोड में जानेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के चश्मे के जरिए, दल बदल कानून के चश्मे के जरिए। तो जनाब, यह 2 एपिसोड में होगा, जिसमें एक स्पेसिफिक मैं आपसे महाराष्ट्र की बात करूंगा कि जहां पे शिंदे जी सरकार या अपनी मेंबरशिप बचाने में सफल हो पाएंगे कानून की नज़र से, या ठाकरे की वापसी होगी। वह होगा हमारा एपिसोड 2। और आज एपिसोड 1 में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर यह दल बदल कानून क्या है, या एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसकी उत्पत्ति ओरिजिन कहाँ से होती है, संविधान में इसका प्रावधान है या नहीं है, और आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, आखिर यह लॉ कितना सफल है, यह लॉ भारत के लोकतंत्र के हित में है या उसके अहित में है। इन तमाम व्यापक मुद्दों पर आज के इस एपिसोड में आपसे वार्तालाप होगी, आपसे बातचीत होगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के जरिए मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। तो जी हाँ जनाब, टीवी के पटल पे इन दिनों एक आम दृश्य है, लग्जरी प्लेन, चार्टर्ड प्लेन, उसमें सवार कुछ चुने हुए विधायक, वो यहाँ से वहाँ, कभी सूरत तो कभी गुवाहाटी में नज़र आ रहे हैं, 5 स्टार होटल में छुट्टियाँ मनाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन यह दृश्य कोई भारतीय लोकतंत्र के लिए नया नहीं है। हम समय समय पर ऐसे दृश्य राजस्थान में, कर्नाटका में और भी कई राज्यों में देखते रहते हैं। क्या पता, जी हाँ, मेरी बात नोट कर लीजिए, कुछ ऐसे ही दृश्य आपको जल्दी बिहार में भी देखने को मिले। तो इन सारी मुद्दों पे चर्चा होगी कि आखिर इस दृश्यों के पीछे लोकतंत्र का वह कौन सा सफ़ेद या काला चेहरा है, वह कानून का कौन सा सफ़ेद या काला चेहरा है जो आए दिन भारतीय लोकतंत्र में ऐसे दृश्य उत्पन्न करते हैं। तो जी हाँ जनाब, जैसा कि आप महाराष्ट्र की घटना से वाकिफ़ हैं, एक तरफ एकनाथ शिंदे जी अपने कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ फ़िलहाल गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं, और दूसरी तरफ संजय राउत की धमकी
मुंबई से जारी है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे का प्रयास अपने रूठे हुए विधायकों को या अपने विद्रोही विधायकों को हर तरह से साम दाम दंड भेद विवेक के सहारे वापस लौटाने के लिए जारी है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आखिर यह जो रस्साकसी है दोनों कैंप में, एकनाथ शिंदे और इस तरफ ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब, आखिर यह क्यों है? दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यह बात तो राजनीतिक तौर पर स्पष्ट है कि इनकी आपस में बन नहीं रही। जो एकनाथ शिंदे कैंप है वो तरह तरह का आरोप ठाकरे कैंप पे लगा रहा है और ठाकरे कैंप जो है वो तरह तरह का आरोप शिंदे कैंप पे लगा रहा है। हमारे चैनल का उद्देश्य, हमारे एपिसोड का उद्देश्य इस राजनीतिक बहस में नहीं पड़ना है। हम कानून के दायरे में रहेंगे कि आखिर वो गुवाहाटी में क्यों बैठे हैं और ये मुंबई में क्यों बैठे। ये इसलिए बैठे हैं कि एक कानून है भारतीय संविधान के 10th शेड्यूल में सेक्शन 2 जिसकी बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ कहता क्या है? देखिए, मैं उस पर आऊँ, उसकी चर्चा करूँ, या हो सकता है आपको कमोबेश उसकी जानकारी हो, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि भारतीय जो लोकतंत्र है, जो भारतीय संविधान है, वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे आधारित है। वह उसको फॉलो करता है। तो जो हमारा मूल प्रस्तावना है, जो हमारी मूल नेचर है इस कॉन्स्टिट्यूशन का है, वह है वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर हम जब संविधान में इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, इस सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए एमएलए या चुने हुए प्रतिनिधि एमपी को वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यह अधिकार देता है कि वह अपने स्वविवेक से सिद्धांत के लिए फैसला ले सके, वह पार्टी के विपरीत भी जा सके। क्यों? क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कोई भी एमएलए या एमपी पार्टी की टिकट पर चुन कर आता है, लेकिन लोकतंत्र में उसका जो अंतिम विश्वास है वह जनता के प्रति है, ट्रस्ट है, वो जनता के प्रति है। उसको जनता ने चुन करके भेजा है और पार्टी एक माध्यम है। तो जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता है जनता के इंटरेस्ट में, पार्टी के इंटरेस्ट में, वहाँ पर वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चुने हुए प्रतिनिधि को यह हक देता है, यह अधिकार देता है कि वह अपने स्वविवेक से, अपने आत्मा की आवाज़ पर जनता के हित में, देश हित में फैसला ले सके। तो यह तो था ओरिजिनल फॉर्म। अब हुआ क्या कि पंडित नेहरू के ज़माने में जो बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े सामान्य नेता थे, यह वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भारत में बहुत अच्छे से चला। उसके बाद जो राजनीतिक बदलाव हुए, उसमें जो लोग प्रधानमंत्री बने या प्रधानमंत्री की गद्दी पे काबिज हुए, उनका कद नेहरू की तरह बड़ा या करा नहीं था। वह उतने शक्तिशाली नेता नहीं थे या उनका नेतृत्व उतना शक्तिशाली नहीं था कि सभी लोग उनको या उनके निर्देश को अंतिम आदेश समझकर मान लें। और यहीं से कांग्रेस में रीजनल छत्रपों का जन्म होना शुरू हुआ और वो जो रीजनल ताकतें थी, जो रीजनल छत्रप थे, जो रीजनल पावर हाउस थे, वो सेंटर को या केंद्र को या पार्टी अध्यक्ष को डिक्टेट करने लगे, अपने टर्म्स और कंडीशंस बनाने लगे। अब यहाँ पर जाकर संविधान को या संविधान चलाने वाले उस समय की सरकार को यह लगा कि यह लोकतंत्र के हित में नहीं है और इससे लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है, जनता का हित प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे एंटी डिफेक्शन लॉ या ऐसे दल बदल विरोधी कानून लाने की आवश्यकता महसूस हुई।
इसमें जो सबसे बड़ी घटना हुई या जिसकी चर्चा अक्सर की जाती है या जो इसका मुख्य आधार बना, वह घटना है हरियाणा के चुने हुए एक एमएलए जिनका नाम गया लाल था 1967 की। मैं रिपीट कर दूं, वह घटना जिसकी शुरुआत होती है वह 1967 में हरियाणा के एक चुने हुए एमएलए गया लाल। अब गया लाल साहब ने क्या किया? गया लाल साहब इतने महान नेता थे और उनकी आत्मा इतनी बार उनको धिक्कारती थी, जगाती थी। उनका कॉन्साइंस, बिकॉज वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आत्मा की आवाज़ पर एमएलए को फैसला लेने का हक देता है। तो हमारे गया लाल साहब जो थे, जो हरियाणा के चुने हुए विधायक, उनकी आत्मा कुछ ज़्यादा ही स्वजागृत थी और उस आत्मा ने या गया लाल साहब ने एक दिन में, जी हाँ जनाब, एक दिन में 3 बार पार्टियां बदल दी। उनकी आत्मा ने उनको 3 बार धिक्कारा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आत्मा की आवाज़ सुननी है, मुझे पार्टी की आवाज़ नहीं सुननी, मुझे पार्टी का व्हिप नहीं सुनना, मुझे पार्टी नेता की नहीं सुननी है। और उन्होंने एक दिन में 3 दल बदल दिए। अब जब यह घटना हुई तो वहीं से एक नया शब्द की उत्पत्ति हुई, क्योंकि जब तक लोगों को मालूम होता था कि गया लाल इस पार्टी में पहुँचे, तब तक वो उनसे कंफर्म करना चाहते थे, तब तक वो दूसरे दल में पहुँच चुके होते थे। तो वहाँ से एक कहावत शुरू हुई, आया राम और गया राम। पता ही नहीं वो कब आए और कब चले गए। तो ये टर्म आया ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कि जिनकी उपस्थिति बहुत कम समय के लिए एक पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी या जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल थे। उनके बारे में कुछ अंदाज लगाना, कुछ कहना बड़ा मुश्किल था। तो इस परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस लगातार इससे प्रताड़ित थी, प्रभावित हो रही थी। अंततः एक बहुमत का दौड़ आया कांग्रेस का, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, और उन्होंने इस समस्या को, इस अनुशासन को या इस गैर अनुशासन पर लगाम लगाने की सोची और संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू कर दिया, जो कि भारतीय संविधान के 10th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया। और वहाँ से एक नई गाथा भारतीय लोकतंत्र की शुरू हुई, जो कि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो इसका ओरिजिनल नेचर था, उसके विपरीत थी। जो स्वतंत्रता चुने हुए प्रतिनिधियों को आत्मा के आवाज़ पर लेने की छूट थी वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वह इस संविधान के संशोधन के बाद, इस लॉ के लागू होने के बाद उस पर कुछ रोक लगा दी गई। और यही रोक एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, जहां अब यह बाध्यता थी कि एमएलए या एमपी दलगत नीतियों के, अपने नेता के कहने और सुनने के अनुसार काम करेगा। हाँ, इसमें कुछ अपवाद दिए गए कानून में, और वह अपवाद ये था कि भारतीय लोकतंत्र के हित में अंतिम मालिक तो जनता है, जनता के हित में चुने हुए प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता दी गई। वह स्वतंत्रता क्या थी कि अगर एक पार्टी विशेष का 2/3 बहुमत अपने नेता में विश्वास नहीं रखता है और एक साथ या तो अपना अलग गुट बना लेता है या किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाता है, लेकिन इसकी शर्त है कि पार्टी की जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या है उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र के केस से हम समझना चाहें तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में फ़िलहाल शिवसेना के चुने हुए 55 विधायक हैं। तो 55 का 2/3 37 विधायकों की ज़रूरत एकनाथ शिंदे कैंप को है। अगर एकनाथ शिंदे यह साबित कर देते हैं कि उनके साथ 37 विधायक हैं तो वह इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। उनके ऊपर स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत या दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो यह एक एक्सेप्शन दिया गया कि या तो वो किसी दूसरे पार्टी के साथ मर्ज हो जाएं या फिर वो अपना गुट बना ले। तो इस वक्त शिंदे कैंप के पास 3 ऑप्शन हैं वहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और आवश्यक है, मैं इसमें जोड़ दूँ कि यह कानून सिर्फ पार्टियों पे नहीं लागू होता है,
लेकिन जो स्वतंत्र एमएलए या एमपी हैं वो अगर स्वतंत्र चुन कर आते हैं तो यह उन पर भी लागू होता है। अगर वो अपना नेचर, अपनी जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट एमएलए का जो उनका स्टेटस है, उसको छोड़ करके वो किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं या ज्वाइन करते हैं तो इस कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो इस हालत में सिंधे कैंप के पास 3 ऑप्शन है। या तो वो 37 एमएलए लाकर साबित करें और अपने अलग गुट की स्वीकृति मुहर वो लगवा लें, या वो भाजपा के साथ उसमें मर्ज हो जाएं, या तीसरा एक है कि वहाँ पे एक और पार्टी है, छोटी सी पार्टी, उसके 1 या 2 एमएलए हैं, उसमें से एक मंत्री भी हैं, वह उनके साथ भी शामिल हो सकते हैं। तो यह तो हो गई कानून, इसकी उत्पत्ति, इसकी ज़रूरत। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस उद्देश्य के लिए यह कानून लाया गया कि जी करप्शन और खरीद फरोख्त, एमएलए की चुने हुए प्रतिनिधियों की, इसमें जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए, तो आइए देखते हैं यह कानून वैसा करने में, उन रिज़ल्टों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहा है। देखिए, पॉलिटिशियंस वह प्राणी है जो कानून से बखूबी खेलना जानता है। वह आग से खेलता है और बिना जले हुए निकल आता है। तो कानून बनते रहते हैं और उनसे बच निकलने का रास्ता हमारे ये पॉलिटिशियंस ढूंढ लाते हैं। तो जी हाँ जनाब, अभी तक यही हुआ है कि पॉलिटिशियन ने इस कानून को धत्ता बनाने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब मसलन अगर इसको महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आपको समझाया जाए या समझाने की कोशिश करूं, और एक डिस्कशन सेक के लिए हम ऐसा माने कि 37 की संख्या एकनाथ शिंदे कैंप नहीं पूरा कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में, और वह शिवसेना के साथ वापस भी नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता कैसे बचेगी क्या? सरकार का क्या होगा? यह सवाल आपके मन में रेंग रहा होगा। तो चलिए एपिसोड के इस अंतिम भाग में मैं इसका जवाब देने की कोशिश कानूनी नज़र से, संविधान की नज़र से, कुछ पूर्व की घटनाओं के सहारे बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, और आपने सुना ही होगा, पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। पॉलिटिक्स में कब कौन किसके साथ होगा, कब कौन किसका साथ छोड़ेगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा कि एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना, ये सब एक दूसरे के विरोध में इसी महाराष्ट्र चुनाव को लड़े थे 2.5 साल पहले। शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। जनता ने मैंडेट उनको भाजपा के साथ शासन करने या विपक्ष में देने का, बैठने का दिया था। लेकिन हुआ क्या? रिजल्ट आते ही 3 घोर विरोधी दल आपस में मिल गए और सत्ता का बंटवारा कर लिया। इसकी चर्चा फिर कभी, यह हमारा विषय नहीं है। तो आइए अगर हम ऐसा मान लें 1 मिनट के लिए कि 37 की संख्या शिंदे कैंप नहीं पूरा कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में दलगत कानून से शिंदे और उनके साथी कैसे बचेंगे? तो जी हाँ जनाब, इसके लिए कानूनी रूप से जो संपत है, वह जो टैक्टिस पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, वह ये है कि जो संख्या है उसको नीचे लाने के लिए कुछ एमएलए रिज़ाइन कर देंगे। जी हाँ, तो एमएलए के रिज़ाइन करते ही जो बहुमत साबित करने की संख्या है वह नीचे आ जाएगी। जब वह संख्या नीचे आएगी तो उस हालत में क्या होगा? जो हाफवे मार्क है वो नीचे आएगा, तो जो दूसरी पार्टी जो सत्ता पे अपना दावा पेश करना चाहती है वह उस जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएगी, और जो पहली पार्टी अभी सत्ता में है वो बहुमत के अभाव में सत्ता से बाहर हो जाएगी। दूसरी पार्टी का क्लेम हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, और सत्ता का हस्तांतरण बिना दल विरोधी कानून के या एंटी डिफेक्शन लागू के परिधि में आए हो जाएगा। आप कहेंगे ये थियरी है। नहीं जनाब, ऐसा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हो चुका है। इसी फॉर्मूले के तहत 2019 में, ज़्यादा दूर नहीं, 2019 में
जब महाराष्ट्र में एक तरफ सरकार बन रही थी तो कर्नाटक में दूसरी तरफ सरकार गिराई जा रही थी। ऐसे ही विरोध, ऐसे ही दलगत और एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए इसी फॉर्मूले पे HD कुमारस्वामी जनता दल सेकुलर की सरकार कर्नाटका में गिरा दी गई। पहली बार इस फॉर्मूले का प्रयोग कर्नाटका में 2019 में हुआ। स्वाभाविक था, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून के तहत हाथ बंधे होने के तहत इस फैसले पर या इस प्रक्रिया पर अपनी मुहर लगा दी। मतलब यह लीगली वैलिड माना गया। ऐसी स्थिति में अब आप पूछेंगे कि एंटी डिफेक्शन कानून जो पहले ही टूथलेस है, कमज़ोर है, उस पर एक और प्रहार हुआ और आज यह कानून मजाक का पात्र बनकर महज राजनीति के हाथों में या राजनीतिज्ञों के हाथों में खेलने वाला खिलौना बनकर रह गया है। अब यहाँ से दो मांगें उठ रही हैं। जब इसकी विफलता को, इसकी असफलता को देखा गया तो दो तरह की कैंप है। एक कैंप इसका समर्थन करती है, दूसरा कैंप इसका विरोध करती है कि जब एंटी डिफेक्शन कानून जो इसका निहित उद्देश्य था उसको प्राप्त करने में असफल है तो हमें क्या ज़रूरत नहीं है कि या तो हम इस कानून में रद्दोबदल करें या इस कानून को हम समाप्त कर दें। जी हाँ, रद्दोबदल की मांग करने वाले में कांग्रेस के और भाजपा दोनों के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हैं और भारतीय संसद में फ़िलहाल प्राइवेट बिल के जरिए इस कानून को अमेंडमेंट करने की बात, इसमें सुधार करने की बात दोनों दल के लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो हमारी पॉलिसी है टू रूल, जो हमारा संविधान है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उस पर आधारित है और इसमें ऐसे प्राइवेट बिल, निजी बिल शक्तिहीन होते हैं, टूथलेस होते हैं और इनके संविधान से पास होने की संभावना लगभग 0 होती है, अक्षुण्ण होती है। तो हम इसको सिवाय एक टोकन मैकेनिज़्म के, एक सिंबॉलिक एक्सरसाइज के अलावा हम कुछ भी नहीं करार दे सकते। और फिलहाल दल बदल कानून सभी दलों के लिए मान्य है, वह इसको मानने की बात करते हैं। यह अलग बात है कि उससे बच निकलने के, तोड़ फोड़ के रास्ते भारतीय संविधान में, भारतीय लोकतंत्र में जारी है और जैसा कि हो रहा है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आगे भी यह खेल सत्ता का यूं ही चलता रहेगा। जनता सवाल पूछती रहेगी। मैंने इशारा किया है बिहार की तरफ। बिहार में भी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अब वहां सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आ चुकी है। क्या ऐसा ही कुछ आने वाले दिनों में हम बिहार में भी देखने जा रहे हैं? जो होगा उस पर फिर चर्चा होगी। मैं आऊँगा आप तक, तब तक के लिए ओवर टू मुंबई। मैं हूँ आपके कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप बम्बई की ताज़ा तरीन घटना से कानून की नज़र से समझना चाहते हैं, अवगत होना चाहते हैं, संविधान की नज़र से चर्चा करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अभी फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस कानूनी चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इसकी सूचना मिलती रहे। चैनल को कानून में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए विशेष महत्व है, उन तक पहुंचा दें, उन तक शेयर करें। और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, आपका कोई सवाल हो, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आने वाले एपिसोड में मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप ऐसे और शो ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।